So you have dealt with some of the very high-profile cases, Delhi rape case, cryptocurrency case, and you can tell more rather. What are the various high-profile cases you have dealt with? Cases are won and lost in your office, not in the court. आपकी पूरी मेहनत will decide whether you will win a case or you will lose that case. ठीक है, मैं अपने क्लास में अपने बच्चों को हमेशा पता है क्या बात बोलती हूँ, 3 लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, डॉक्टर, लॉयर और टीचर। हुआ है कि किसी क्लाइंट ने एकदम झूठ बोला और उसके बाद आपको लगा कि ये कितना झूठा है। Absolutely. क्लाइंट को बस एक चीज दिखनी चाहिए कि आपने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है कोर्ट। हाँ, मतलब अक्सर यही बोलते हैं कि मतलब अगर आपके पेरेंट्स लॉयर नहीं है, आपके पास वो नेटवर्क नहीं है ना, वो चाचा भतीजा वाद वाला जो सिस्टम है शायद वो नहीं है, तो आपको केसेस नहीं मिलेंगे। आई हैव मेट विद मेनी IPS ऑफिसर्स, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट ओवर टाइम दे बिकम वेरी स्केप्टिकल इन लाइफ, है ना। वो पुलिस वाले की शायद नजर ही शायद शक्की हो जाती है या कैसे। लॉयर लड़की जो लॉयर होती है उसकी शादी बड़ी मुश्किल से होती है। ये बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता किसी की शादी में जाए और डाइवोर्स का कार्ड पकड़ाते गए। ओह नहीं, वो तो बिल्कुल ही आउटराइट sister-in-laws and mother-in-laws who are living in different cities are roped in. ऊपर से लेके नीचे तक। Right. ये हैरेसमेंट ना हो, इसीलिए हम सबसे पहले पुलिस की पावर टू कॉज इंडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट को ही हम उस पे एक फिल्टर लगाते हैं। वकील, एडवोकेट, जज, जुडिशरी, कोर्ट, ये सारे नाम सुन के डर लगता है और अक्सर ये डर लगता है कि भगवान ना करे कि ये लोग कभी अपने पास बुलाएं। तो आज हम एक वकील से मिलेंगे और ये समझेंगे कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिससे हम इन रोगों से बच सकते हैं। जैसे एप्पल अ डे कीप द डिजीजेस अवे, सो सिमिलरली हम ये कोशिश करेंगे कि हियरिंग मिस्टर निपुन सक्सेना shall keep us away from all the legal troubles. So today we try to get a glimpse into the Indian judicial system as well as what are the various facets that he has covered. So 12 years of service to the nation as a lawyer. Welcome, Nipun Saxena. Thank you so much for having me. It's always a pleasure meeting you and being a part of this. इतने सारे केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस, PIL इन दिल्ली रेप केस, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल पायरेसी, डिजिटल प्राइवेसी के लॉज से रिलेटेड आपने काम किया। आपने लैंड और ये सब सारे जितने कमर्शियल्स वो हैं वो तो करे ही करे, बट यू आर ऑल्सो स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन द क्वेश्चंस ऑफ लॉ. This is something where we have a common interest. That's right. So we will start by saying, how did your journey as a lawyer start? कब मन किया कि lawyer बनेंगे? Traditionally, I am very against the idea जहाँ बहुत लोग कहते हैं कि देखिए ये accidentally हो गया था. I am not one of those people. कुछ accidentally नहीं था. I really wanted to do it. Much to the initial chagrin of my parents, जो कहते थे अरे इंजीनियर डॉक्टर ये क्यों नहीं बन रहे हो आप. I was never into any of those things. In fact, given an opportunity, मैं वो छोड़ के कुछ भी ऐसा करता which had anything to do with history, which had anything to do with general knowledge, which had anything to do with language, public speaking. वो सारी चीजें मुझे बहुत इंटरेस्ट करती थी. And therefore, in sometime in 2008 नई चिड़िया आई थी एक जिसको कहते थे CLAT, Common Law Admission Test, right? So my parents had just heard of it, and when I broke the news to them saying कि देखिए मुझे ये करना है, the initial reaction, just like any 60s 70s की parents would be, was that ये कोर्ट के पैसे भी नहीं निकलते हैं, या फिर किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किस, I mean not to belittle them, but कहाँ तुम अपने कदम घिसते हुए चलोगे, कैसे, how will people treat you or how will the society accept you. I said but ये बहुत interesting है area, और ये करना है तो करना है. And then when I took the entrance examination, I luckily got through one of the best national law schools in this country,
and rest you know is history. So once they themselves visited the campus, they thought, अच्छा NLU. ये तो बहुत ही अच्छी जगह है. So nothing succeeds like success. Nothing succeeds like success. Absolutely. So NLU का experience कैसा रहा? बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही चैलेंजिंग था. एक नए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो रही थी उस टाइम पे दिल्ली में. उसको हेट बहुत मिल रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. कहते हुए कि बहुत ही एस्टैब्लिश्ड लॉ स्कूल्स हैं, जाना हो तो बैंगलोर जाइए, जाना हो तो हैदराबाद नालसार जो था, NUJS कोलकाता था, या जोधपुर था, या भोपाल था. दोज वर कंसिडर्ड टू बी द 5 बेस्ट लॉ कॉलेजेस ऑफ दैट टाइम. एंड जब हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे तो मोस्ट ऑफ माय बैचमेट्स गॉट थ्रू ऑल ऑफ दीज कैंपसेस आल्सो. फिर भी हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि भाई यहाँ ना जाके हम दिल्ली जाएंगे. उसका एक बड़ा कॉमन रीजन था सबके साथ. वो ये था कि आप एक नए यूनिवर्सिटी में खुद कल्चर डिफाइन करने वाले हैं. हाँ, ऑफ कोर्स उसका एक डाउनसाइड ये था कि कोई एलुमनाई बेस नहीं है, कोई आपको गाइड नहीं कर रहा है, कोई गवर्न नहीं कर रहा है. बट ये था कि भाई यू हैव टू चार्ट योर ओन कोर्स. you're free to do it. And therefore nobody had any expectations from NLU Delhi apart from the fact that it is in Delhi. And then जब इनके competitions होने लगे, moot court हो या negotiation हो या mediation competitions हो या basically legal services में आप क्या काम कर रहे हो, National Law University Delhi started doing very very good in comparison to all other peers. I think कोर्ट्स भी यहीं पर हैं तो उसको तो शाइन करना ही था. Absolutely, absolutely. और मेरी समझ से बहुत हद तक उसका विजन हमारे फाउंडिंग वाइस चांसलर एंड यू नो ऑल द प्रोफेसर्स जो उस टाइम पे थे जिन्होंने हमें तालीम दी, मेजर रोल was played by them. In fact, interestingly, all the senior counsels, judges of the Supreme Court, most of them were our visiting faculties. So yes, that was the advantage. Exposure level is different. Absolutely, that was the advantage that Delhi had, and we capitalized it. So when you entered the law, it is generally said that until and unless you have a very good network or connections in law, you can't get the cases. मतलब है ना, केस वेस नहीं मिलते. जो न्यू लोग एंटर करते हैं लीगल प्रोफेशन में, लॉ प्रोफेशन में, है ना, हमेशा उन्हें यही कह के ही डराया जाता है कि वैसे एक बात बताती हूँ. जब मैं छोटी थी ना, मैं बहुत बात करती थी स्कूल में, तो मेरी टीचर मुझे चैटर बॉक्स बोलती थी और वो अक्सर ये कहती थी कि तुम बड़े होके ना लॉयर बनोगे. Absolutely. मैं लॉयर तो नहीं, बट हाँ फिर मैंने LLB कर ली. Right. Almost there. Almost there. Yes. थोड़ा अलग हो गया, सिविल सर्वेंट देन नाउ टीचर. Right. लेकिन हाँ, मतलब लॉ इज समथिंग वेरी, जिसे एसोसिएट किया जाता है लीगल प्रोफेशन को ना, बोलने वाले लोगों से, तेज लोगों से. और अक्सर ऐसे बच्चों को पेरेंट्स डरा देते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होगा नहीं. Right. है ना. Right. क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए? कि सबसे पहला चैलेंज तो जो किसी को भी फेस होता है वो यही है कि हाउ टू गेट योर क्लाइंट्स आफ्टर यू नो ग्रेजुएट. आपने अपना एग्जामिनेशन लिखा, आपके पास आपकी लाइसेंस टू प्रैक्टिस, COP जो कहते हैं, या सनद जिसे पुराने टाइम में कहते थे, आपके पास आ गई है. पर आप उसका क्या करेंगे आप, राइट? Which reminds me of one of India's foremost lawyers, Mr. H.M. Seervai. Mr. Seervai ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे, और साथ साथ he had authored couple of books. The constitutional law of India is considered to be a seminal piece. In fact, it's a very interesting story that he told the publishers never to add or subtract a word to it. And therefore it continues to remain a classic. It's a must read for anybody who is aspiring. Such a confidence. Absolutely. And it continues to remain so authoritative book on the topic. So, but Mr. Seervai के साथ दिक्कत ये थी कि for the first, and of course I've also read it because मेरे जन्म से कहीं पहले right उनकी practice start हो गई थी. But it is said that for the first 9 years he did not have a brief. He did not have a brief. A single case, right? इस practice में कहा जाता था कि जनरेशनली आप इनहेरिट करते हैं. हाँ, मतलब अक्सर यही बोलते हैं कि मतलब अगर आपके पेरेंट्स लॉयर नहीं है, आपके पास वो नेटवर्क नहीं है ना, वो चाचा भतीजा वाद वाला जो सिस्टम है, शायद वो नहीं है, तो आपको केसेस नहीं मिलेंगे.
इनिशियली ये सब था, बट अब क्या हो रहा है, विद public becoming more aware of their rights, they also are becoming more aware of who to seek that, who to get that right enforced from. हाँ. तो अब वो चीज हटती जा रही है, मतलब काफी हद तक अभी भी है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा. आई डोंट वांट टू कीप समबडी इन दैट स्टेट ऑफ यूटोपिया के पूरा ही कंप्लीटली चेंज हो गया है, बट टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट अब लोग रिजल्ट ओरिएंटेड हैं. अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप क्लाइंट को उनका रिलीफ दिलवा पा रहे हैं, और रिलीफ देखिए देना या दिलवा पाना ना दिलवा पाना वो सब जज या ऑलमाइटी के हाथ में है. क्लाइंट को बस एक चीज दिखनी चाहिए कि आपने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है कोर्ट में. The kind of a trust factor that needs to be there. Absolutely, that you are there to ensure that his interests within the law are preserved, right? And that you are able to take his case and make the judge be aware of what exactly are the circumstances under which he is entitled to his relief. अब वो करना ना करना उनके हाथ में है. It's in the hands of judge, but there is also this a lot of misconceptions or conceptions, I don't know, that the kind of repo that lawyers and judges share, right, that also impacts, that also creates a lot of impact on the results of cases. Is it also true? Well, I would believe that जो repo या face value जो ये कहते हैं, देखिए मेरा तो ये मानना है, एटलीस्ट इन माय प्रैक्टिस व्हाट आई हैव सीन इज दैट अगर जजेस को पसंद आए आपके आर्गुमेंट, अगर उन्हें लगा कि देखो ये यंग काउंसिल है, मेहनत करता है, देन दे विल नेचुरली स्टार्ट गिविंग यू एन ईयर, प्रोवाइडेड यू हैव टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ ऑन 3 थिंग्स. 1, आपको पूरी फाइल पढ़ के आना है, राइट? You may not know the entire intricacies of the law, but at least know enough that you can assist the court with it. Which brings me to the second most important thing: be respectful and courteous to the judges, always, without a doubt. I think that goes without saying. It goes, but there are many of those who feel, because जो आपने कहा ना कि जैसे आप अगर बहुत ज्यादा बातें करते हैं, आप बहुत chatty हैं, then law is the profession for you. It's a misconception, because law has everything to do with persuasion. It has very little to do with just being a chatty. Chatty, yes, right? Yes. The kind of arguments you present. Absolutely. In fact, Mr. Palkhiwala, one of the greatest lawyers who has ever lived and breathed in our times, never made submissions more than a few sentences, and all those sentences were very, very simple. In fact, that's a hallmark of every great lawyer. वो legalese, नुआंसेस, इन सब में ना जाते हुए एक बहुत ही बेसिक प्लेन पे बात करते थे. In the simplest of words, they were able to convey the most esoteric meanings in that sense. The simplicity is the power. Absolutely. And अगर judges, coming back to the point, तो judges ने अगर ये देखा कि आप मेहनत कर रहे हैं, you are polite and courteous and respectful, and third, that you are there, you have an integrity of your own, right? You will never misstate the facts. You will never try to hide it, hide or play tricks, because of course the character of a person. They are people with vast experience. They have seen so many things. They have gone through all that we cannot even imagine, right? And therefore, that's something which is a sine qua non, as they call it, right? So, what is the difference between having a normal case and a high-profile case? So, you have dealt with some of the very high-profile cases, Delhi tape case, cryptocurrency case, and you can tell more rather. What are the various high-profile cases you have dealt with? तो क्या अंतर होता है दोनों में? So, to answer that question, the lady or justice has that blindfold. तो इसीलिए कुछ मायने नहीं रखता कि किसकी क्या प्रोफाइल है. And personally speaking, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि just because it's a high profile case, I have to put extra effort. But challenges तो होते होंगे, मतलब absolutely, क्योंकि जैसे कोई हाई प्रोफाइल, आपके पास तो हाई प्रोफाइल केसेस की बात हो रही है, यहाँ तो कुछ हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो भी लोग पूछ लेते हैं, अच्छा उनका बेटा है, उन ऑफिसर का बेटा है या वो है. सो पीपल क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ हाइप, है ना? तो वहाँ तो चैलेंजेस आते होंगे ना कि कहीं ना कहीं
लोगों के लिए हम आंसरेबल हो रहे हैं इस सिचुएशन में, या न्यूज़पेपर में आ रहा है, देन देयर इज अ प्रेशर कि इस पे क्या काम होना चाहिए? Never. I think cases are won and lost in your office, not in the court. आपकी पूरी मेहनत will decide whether you will win a case or you will lose that case. And many a times there are, of course, things which are beyond your control. You may be, आप पे किसी ने गुगली फेंकी, you would be, you would be confronted with facts that you never thought existed, right? जो आपको पता ही नहीं जो थे। आपको पता ही नहीं थे, हाँ। राइट? तो उन केसेस में जरूर मेरा एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं मान के चलता हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, मुझे सब कुछ बताओ, डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर लॉयर, राइट? एंड दैट आई थिंक इज वेरी बेसिक। बड़ी जेन्युइन थी। मैं अपने ना क्लास में अपने बच्चों को हमेशा पता है क्या बात बोलती हूँ, मैंने कहा, 3 लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, डॉक्टर, लॉयर और टीचर, राइट? और मैं तीनों। हाँ। That is so true. लॉयर से तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। Absolutely, absolutely. Otherwise बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, because अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि किसी हाँ, क्लाइंट ने एकदम झूठ absolutely. बोला और उसके बाद आपको लगा कि ये कितना झूठा है? एब्सोल्युटली। कई बार क्या होता है, देखिए, बिकॉज लोग ये नहीं देखते हैं कि पर्पस क्या है किसी भी ट्रायल का। द पर्पस ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग इज द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। हाँ, सत्यमेव को जयते करने के लिए सत्य निकालना पड़ता है, हाँ, और सत्य तभी निकलेगा जब आपके विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो रहा है, जब एविडेंसेस प्रोक्योर हो रहे हैं। ऐसी काफी सर्कमस्टेंसेस थी, मतलब क्रिमिनल मैटर का ही एक मैं आपको ना हवाला मत देता बताओ, हूं। केस तो बताओ। एक मैटर था जिसमें एक 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर उस टाइम पे लगा हुआ था एक इंसान के अगेंस्ट। जब हम लोगों ने, पुलिस ने भी जांच पड़ताल वगैरह की, उन्होंने उठा के चार्जशीट फाइल कर दी थी। मैटर में किसी ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई उसके अगेंस्ट, किसी ने रिवीजन फाइल की, वो होते होते सुप्रीम कोर्ट में आया मैटर। यहां पहुंचते पहुंचते पता पड़ा कि जो पुलिस ऑफिसर्स ने ट्रायंगुलेट की थी पोजीशन, अक्यूज्ड की, कंप्लेनेंट की और आई विटनेस की, उस स्पेसिफिक टाइम पे वो 3 अलग अलग जगह थी और कम से कम 80 किलोमीटर का फासला था। जिस जगह पे क्राइम कह रहे हैं कि हुआ था, एलिज्ड इंसिडेंट, वो जगह उन तीनों जगह से भी 40 किलोमीटर दूर थी। ये एक ऐसा केस था जहां पे पूरा का पूरी इंसिडेंट ही फिक्टिशियस, कंकॉक्टेड था, और उसके बावजूद और वो ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल राइवलरी से निकल रहा था, जिसकी वजह से चुनाव थे, में एक दूसरे को जो होता है, राइट? तो नेचुरली ऐसे भी केसेस होते हैं जहां आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही रियलिटी स्ट्रेंजर देन फिक्शन। एब्सोल्युटली। अच्छा, और कोई दृश्यम जैसा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि किसी की कि मैं 2 किसी को पुलिस स्टेशन में चुनवा दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कि मैं 2 अक्टूबर की रात को तो वहां से गया था, वो सत्संग करके वापस लौट रहा था। लेकिन ऐसा होता है क्या? Absolutely. काफी केसेस हैं which would make you question humans, their emotions. Why would a particular person act in a particular way? I wouldn't say it's a privilege, but one of the, let's call it side effect for the, lack of a better term, is कि आप human beings की एक बहुत ही अछूते realm में enter करते हैं. Absolutely. You realize that humans are capable of so much evil also. Evil. So I think this side only the police and the lawyers can see. Of course, and judges. And the judges, yes. Who see it all. Right? Police, lawyers, judges. But उसमें भी एक बहुत important चीज है जो मैं मान के चलता हूँ. Because क्या होता है, एक जिसको आप कहते हैं confirmation bias, वो आ जाता है कि अगर कोई इंसान इस तरीके का है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसने या तो ये किया होगा या नहीं किया होगा. Which is why, as lawyers and of course as judges, usually our oath to ourselves is that judge, but please never be judgmental. Judge but never be judgmental. This is good. And that's because invariably you start profiling people. नहीं, I think ये तो होता है, मतलब I think this is like occupational hazard. Absolutely. I have met with many IPS officers, senior police officers, and I have realized that
over time they become very skeptical in life. That's right. है ना, वो पुलिस वाले की शायद नजर ही शायद शक्की हो जाती है या कैसे कि उनका बच्चा आधा घंटा लेट हो जाए तो उनकी सांस अटक जाती है Absolutely, है ना? absolutely. किसी की कुछ और कन्वर्सेशन भी चल रही हो तो पहले उनकी नजर आते कहाँ जा रहे हो, ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मतलब वो पूरा जो उनकी जो है ना उनके सवाल इंटेरोगेशन में कब बदल जाते हैं वो पता नहीं चलता है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और वो कई बार हमें इन आवर इंटरपर्सनल रिलेशंस में कई बार इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो एंड इट्स अ कांस्टेंट एक्सरसाइज. बड़े से बड़ा, जैसे आपने कहा आईपीएस ऑफिसर, लेकिन छोटे से छोटी पोस्ट पे कांस्टेबल पे भी इंसान यही सोच रहा है. सेम गोज विद लॉयर्स. आप घर में ऐसा ना लगे कि आप बच्चों से या अपने सिग्निफिकेंट अदर्स से बात करते करते आप बिल्कुल इंक्विजिटोरियल मोड में घुस गए और आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये कहाँ, ये ट्रायल हो रहा है. Absolutely. And most of the lawyers who have led a very happy married life and a family life are those who really like to keep their work out of the bedroom. नहीं तो ये तो बहुत पुरानी एक ऐसे मतलब पेरेंट्स वगैरह ना बड़ा कहते थे कि जैसे हमें कहती थी कभी कि लॉयर बनना है तो लॉयर नहीं, लॉयर लड़की जो लॉयर होती है उसकी शादी बड़ी मुश्किल से होती है. ये बहुत ही ज्यादा मतलब इस तरीके के काफी भ्रांतियां नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई थी कि वकीलों को की शादियों में दिक्कत होगी, वकीलों को कोई आपस में बात करेंगे, रेंटल वो नहीं देगा, मकान नहीं देगा, किराए पे नहीं रखेंगे, ऑल दोस. लोग पीछे गाड़ी के पीछे एडवोकेट लिखवा लेते हैं ताकि ट्रैफिक हाँ ऑफ कोर्स देयर आर मेनी सॉर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. अब कोई क्या कह सकता है. देखिए मेरा ये मानना है एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज तनु क्या होता है कि देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मूव that was made by the Supreme Court to lead by example. आप देखेंगे कि none of the Supreme Court judges will ever have a convoy. They will not have those लाल बत्ती की गाड़ियां घूम रही हैं, कुछ नहीं, कोई real power need not be showed off. Yes. That's all. And it was something which I absolutely admire about our judges because they at least lead by example. अब हाँ, there are also whether is it allowed to write advocate on the car backs? Bar Council of India rules do not provide or prescribe for this. But एक चीज बहुत important है कि आप अपने robes या आप अपने band या अपना coat ऑफिस के बाहर या court premises के बाहर नहीं पहन सकते. अच्छा, नहीं पहन सकते? Absolutely नहीं. You cannot wear your band outside the court premises because that's a prohibition. तो वो लोग जो एग्जिबिट करते हैं, बिकॉज देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स बहुत ही स्पेसिफिक ले डाउन करते हैं कि आपका कंडक्ट इनसाइड और आउटसाइड कोर्टरूम कैसा होना चाहिए. आप खुद को एडवर्टाइज नहीं कर सकते, आप सॉलिसिट नहीं कर सकते वर्क. आप किसी भी, जैसे फॉर इंस्टेंस आई कैन टॉक अबाउट legal knowledge, right? I can talk about awareness. I can talk about let's say journey of a lawyer or let's say advice to younger members of the bar कि उन्हें क्या करना चाहिए. But I cannot discuss any of the cases in which I have appeared. That makes sense. That is privacy. हाँ, because client confidentiality है. एक और एक दूसरी चीज है कि आप हमेशा bias के साथ appear करेंगे because आपने one or the other party की तरफ से appear किया है. So those are very well thought rules. That makes sense. मतलब ऐसा नहीं हो सकता किसी की शादी में जाएं और डाइवोर्स का कार्ड पकड़ाते हुए आए. ओह नहीं, वो तो बिल्कुल ही outright. There was that one running joke जहाँ lawyer actually जाता था और उसकी जो visiting card था उसमें बीच में से it was detachable. सच में? हाँ, और both side that name of that lawyer along with, so I saw this in a couple of parties. वो एकदम से मिलता था, तोड़ता था और ये देता था जस्ट इन केस. मैंने तो एक दो सीरीज में देखा है कि वो दिखाते हैं कि किसी की डेथ हुई है तो वहां पे लॉयर गया है कि फॉर इनहेरिटेंस इश्यूज. राइट, एब्सोल्युटली. इंडिया में नहीं होता ना ऐसा? इंडिया में नहीं होता. देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है, दे आर टिपिकली कॉल्ड, ये पर्सनल इंजरीज लॉयर्स जो हुआ करते थे यूएस में,
In fact, there was a term which was coined. They were called ambulance chasers. क्लास एक्शन जो फाइल करते थे उसमें naturally appearing for one person is not as profitable as appearing for say 50 people or 100 people who would then file a class action claim against a big company which has, let's say, been violated some or one or the other laws, and therefore the settlement amount in such cases was very, very heavy. And in US, success fee is permissible. In India, it is not. आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर आप इसमें केस में जीतेंगे तो आप 2% कमीशन रख लें अपना या 5% कमीशन रख लें अपना. This is specifically prohibited under the Bar Council rules. अच्छा, तो इंडिया में आप कमीशन बेस नहीं कर सकते, आप सक्सेस फी नहीं ले सकते हैं. All of these things are absolutely कोर्ट फीस होती है, मतलब आपकी जिसे कहते हैं लॉयर फीस होती है. हाँ, वो आप कोट करिए, whatever you want to quote, प्री डिसाइडेड होती है, consistent with your standing and consistent with the complexity of a case. नहीं, तो it is pre-decided. जैसे किसी ने बोला कि it will be the X amount. केस जीते या हारे, it will be the X amount. That's right. Absolutely. ऐसा नहीं है कि वो बोले कि अभी X amount, हम केस जीते तो X square. हाँ, ये ऐसे लोग हैं तनु जो इस तरीके की हरकत देते हैं. And this is specifically prohibited under the Bar Council of India rules. आप ये नहीं कर सकते हैं. आप ये नहीं कर सकते हैं, बट लोग हैं जो करते हैं. नहीं तो शायद जो लॉयर है वो अपने कमीशन के पीछे या अपनी उस सक्सेस फी के पीछे भागेगा rather than trying to find the truth. Absolutely. है ना? So the motivations will be distorted. Rather than truth or justice, the motivation will become money and how to win the case by hook or by crook. Yes, the ethics will be compromised. Worst case, ethics will be compromised. And a slightly better case would be that a person is now very heavily prejudiced. He is biased. He's not concerned whether he's doing right or wrong. He's just concerned about the merit or the reward he's going to get. Which is why the BCI rules of professional ethics apply to a person whether that person is inside the courtroom or outside the courtroom. It's and very few professions would have such ethics which govern you. And if you were to breach any of those, then you can be sued for professional misconduct. Under, of course, Section 35, 36 of the Advocates Act, but yeah. So there is a lot of talk about this Advocates Bill also. That's right. So tell me, like, what's your opinion? What is it? See, now that bill has been withdrawn, but that bill had couple of provisions which were found to be very problematic by members of the bar generally. First was that Bar Council of India is a statutory authority and very independent. Bar Council of India is not answerable to anybody. The bill wanted to have certain members from the government of the day, right, which would have led to the distortion of the composition of the Bar Council itself. Or otherwise, there were other provisions which were equally problematic, was that the central government had overarching powers to then amend the act itself, or to give rules which the Bar Council of India was obligated to follow. Now that was akin to a complete pervasive control of the central government over the functioning of the Bar Council of India. ये इसीलिए भी दिक्कत है because सब भूल जाते हैं. लॉ एक तरफ रख दीजिए, कॉमन सेंस की एक बड़ी बेसिक बात है. गवर्नमेंट इज in 75% of the cases, government is the litigant. Litigant, yes. How can a litigant then dictate terms to the body which is to appear against it? हाँ, लॉयर को तो दोनों साइड से अपीयर होना है ना. और आज आप कोई ब्रीफ नहीं रिफ्यूज कर सकते unless and until, of course, there's a conflict. A lawyer cannot refuse the brief, save and except, of course, if that person is engaged elsewhere and cannot make it, or otherwise for other reasons. So, what does one do then? That's true, but lot of changes have been also brought in, like भारतीय न्याय संहिता. Right. तो ऐसे जो बहुत सारे जो चेंजेस हुए हैं, ये बहुत अभी मतलब बहुत सारे जजेस को, बहुत सारे लॉयर्स को मुझे लगता है कि उतने अपडेटेड नहीं है अभी.
और अगर हैं भी तो आम जनता को तो बहुत कम पता है कि व्हाट हैज चेंज्ड, है ना, व्हाट ऑल हैज चेंज्ड, दैट वी वुड लाइक टू नो कि एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है. See, 95% of the laws are the same. Renumbering की गई है. It's a case of pure renumbering. उसमें भी काफी जगह दिक्कतें आई हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस डोमिनेंट नरेटिव क्या था behind passing these laws कि we will get over the colonial hangover. Yes. अब अगर किसी ने अपनी हिस्ट्री पढ़ी होती तो उन्हें पता होता कि ये colonial hangover के पीछे लॉ कमीशन की 35th रिपोर्ट से लेकर 41st रिपोर्ट तक बैठ चुकी हैं. 6 लॉ कमीशंस ने 17 सेशंस होल्ड किए थे. And after a period from 1961 till 1973, they sat down and removed all these colonial words already. तो 13 साल के बाद जो आपके पास जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आया था, that was not the code of criminal procedure of 1894, but 1973. तो इन 16-17 सालों में सब कुछ चेंज ऑलरेडी कर दिया था. तो ये हैंगओवर कैसा, मतलब अब आप इंडियनाइज्ड लॉज को और इंडियनाइज करना चाह रहे हैं, एंड टू व्हाट एंड, और अगर कर भी रहे थे तो फिर वो आप उस हिसाब से चेंज करते ना प्रोविजंस को according to the culture and the context of India. Absolutely, and none of that has been changed because the provisions, their language are the same. So what has changed? It's जो चेंज किया गया है वो काफी मायने में प्रॉब्लमैटिक है. Okay. जैसे आपने कहा कि देखिए फॉर इंस्टेंस जीरो एफआईआर, वंडरफुल कॉन्सेप्ट कि आप उसको कहीं पे भी रजिस्टर कर सकते हैं, बट आपके जो प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रायल्स एंड इंक्वायरीज हुआ करते थे जो सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी से होते थे, वो ये बेसिकली कहते थे कि क्राइम का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल वही होगा जहां क्राइम कमिट हुआ था. अब आप जीरो एफआईआर ले आए हैं, लेट्स से कोई केरला में बैठ के एक एफआईआर लॉन्च करता है आपके अगेंस्ट, क्राइम कमिट हुआ है बॉम्बे में और आप रह रहे हैं लेट्स से कश्मीर में. तो अब केरला पुलिस, अच्छा बाय द वे इन्वेस्टिगेशन और पुलिस आर स्टेट सब्जेक्ट्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने खुद के पुलिस ऑफिसर्स होंगे. डू यू एक्सपेक्ट एन ऑफिसर फ्रॉम द केरला पुलिस टू गो एंड इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस इन कश्मीर और इन दिल्ली? And if that be so, पावर भी नहीं है शायद. अगर ऐसा होता भी तो आप उसमें तो चेंज करते प्रोविजंस को. तो मेरे हिसाब से काफी माइंडलेस एक्सरसाइज है. So a lot of conflicts and confusions are there. Absolutely, and these are fatal. These are not just कि conflict और confusion है, because देखिए क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही प्रिंसिपल है कार्डिनल, which is it has to be certain. क्यों? क्योंकि आप किसी को जेल भेज रहे हो, उसको पता होना चाहिए कि क्या उसका ऑफेंस है, उसके सारे राइट्स जो हैं वो उसको अवेलेबल होने चाहिए. यहाँ पे तो एक बहुत ही कंफ्लिक्टिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस निकल के आ रही है. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. आई मीन बहुत लॉडेबल चीजें हैं, बट आप जब उनको रियलिटी देखते हैं तो आप थ्योरेटिकली है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशनल लेवल पे देखोगे तो वो बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम होने वाली है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके सीजर के प्रोविजंस हैं 105 बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह है कि अगर आप किसी भी चीज को सीज कर रहे हैं तो आप उसको डिजिटल मीडियम से सीज करेंगे. आपको पूरा सीजर प्रोसेस रिकॉर्डिंग डिवाइस के थ्रू दिखाना पड़ेगा. उसका जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है उस एसओपी में मेंशन किया गया है कि इतना मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए. वो आदमी 90 डिग्री के एंगल पे जाके लेगा, वो एग्जैक्टली उसको एविडेंस को पहले जूम आउट करेगा, फिर जूम इन करके जाएगा, और वो पूरे के पूरे प्रोसेस को, सर्च सीजर जो भी हो रहा है उसको पूरा रिकॉर्ड करेगा. राइट, उसमें वो पंच विटनेस के पंचनामे भी बनवाएगा. उसमें वो सीजर, जैसे आपको चाकू रिकवरी करानी है, आप जा रहे हैं, आप विटनेसेस के स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, वो सारे स्टेटमेंट्स भी आएंगे, सीजर भी वही होगा, उसी में सारी की सारी चीजें. खुदा ना खास्ता अगर वो किसी एक्यूज के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में होगा तो पहले उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट 27 में रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उसके साथ 2 पंच विटनेस जाएंगे उस मौका वारदात पे, वहां से वो रिकवरी दिखाई जाएगी. और ये सारा का सारा जो रिकॉर्डिंग है, जो मेरे समझ से कम 1.5 से 2 घंटे की है, वो फिर वो पुलिस ऑफिसर इज सपोज टू forthwith ट्रांसमिटेड टू द मैजिस्ट्रेट. अब ये लॉ कहता है कि forthwith ट्रांसमिट, यानी कोई डिले नहीं हो सकता, यू हैव टू इमीडिएटली डू इट.
वरना चेन ऑफ कस्टडी फॉल्टी हो जाएगी और उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपका सीजर वैलिड नहीं माना जाएगा, यानी वो चाकू रिकवर होते हुए भी आप उसको यूज नहीं कर सकते एज एन एविडेंस, राइट। सो आप देखिए कितना जबरदस्त कॉन्सिक्वेंस है इसका। अब लेट्स से एक ऐसी जगह पे क्राइम कमिट होता है जहां पे नेटवर्क नहीं है। इंडिया में क्या ऐसे पैचेस नहीं है जहां नेटवर्क नहीं है? क्या रूरल इंडिया में क्राइम्स नहीं होते? आपके यहां अगर 7 साल से किसी में भी सजा का प्रावधान है तो 173 BNSS कहता है कि ऐसी स्थिति में एक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए स्पेशल एक्सपर्ट्स आएंगे। अब वो कहां से आएंगे? एनी टाइम विद इन द पीरियड ऑफ 5 years द स्टेट गवर्नमेंट में पास अ नोटिफिकेशन टू ब्रिंग दोज एक्सपर्ट ऑन ग्राउंड। अब एक्सपर्ट्स कितने तरीके के हैं? कोई सॉल्व प्रोफाइल टेस्ट करेगा, कोई वेसेरा टेस्ट करेगा, राइट, कोई उसका सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने वाला है, राइट। अब ये सारे के सारे तो वहां मौजूद नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि इसके लिए तो शायद फॉरेंसिक्स के डिपार्टमेंट में नहीं ले जाते हैं। ऑफ कोर्स ले जाते हैं, बट कौन कलेक्ट कर रहा है? यहाँ वो बात नहीं है कि वो कहाँ पे एग्जामिन हो रहा है, पॉइंट ये है कि कौन आपका एक्सपर्ट है जो वहां जाएगा और कलेक्ट करेगा। आज अभी तक तो कुछ नहीं है। अच्छा, अभी तक कोई प्रोविजन नहीं है, कोई भी प्रोविजन नहीं। अब आप ले आए और आपने दिया है 5 साल का बफर टाइम, और आपने ये कहा है कि अगर वो डिजिटल एविडेंस आपने नहीं प्रोक्योर किया है तो उससे दिक्कत आपके पूरे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को होगी। तो कौन कर रहा है भाई? तो क्या इसका मतलब है कि अगले 5 साल क्राइम्स नहीं कमिट होंगे? And what is the consequence of it? Let's say your failure to collect evidence is going to let the accused scot free. Right. तो मतलब अगर बाय चांस वहां पे उतने मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है, right, I can challenge it on that ground. और वो उतने मेगापिक्सल से नहीं रिकॉर्ड हुआ है तो इट कैन बी चैलेंज्ड। That because it's a breach of the SOP. And मैं कह रहा हूँ वर्स्ट सिनेरियो, अब ये कह रहे हैं कि भाई ई साक्ष्य ऐप है जिसपे आप डाउनलोड करेंगे, उसकी कैपेसिटी नहीं है, 1.5 GB उसको हैंग हो जाएगी ऐप, और नेचुरली सो इफ यू ट्राई टू स्प्लिट द वीडियो then it breaks. It will not be an evidence. It will not be admissible in evidence. आप कितनी मेमोरी कार्ड्स और वो सब छोड़ दीजिए, आपके पास बजट है इन सब चीजों का? It's an exercise which has been undertaken with, ये जो चीजें होती हैं they take some time. They are supposed to happen in a phased manner. That has not happened. पहले आपके ऊपर लॉ कानून ड्रॉप किया जाएगा, जब ये एयर ड्रॉप हो गया है कानून, उसके बाद अब पूरा महकमा लगता है कि अब चलो इसको लेट्स मेक इट वर्केबल। पर ऐसा बहुत सारी चीजों के साथ हुआ है इंडिया में। हाँ। But when you are changing the basic fundamental criminal laws of this country, because so this is something period, there will be a lot of people who may face absolutely the kind of we are seeing it day in and day out in courts, in trials, how much problem that people are facing because of this. Because I think the training हुई है सबकी, लॉयर्स की, जजेस की। देखिए नोशनली ठीक है, आपको बता दिया ये नई प्रावधान है, ये पुराने थे, ये कंपैरेटिव टेबल है, चलो समझ लो, बट इज इट मीनिंगफुल? एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, these laws have been in existence at least from 1860 onwards. And through a process of at least 70-80 amendments, they have become as Indianized as they could. आज हर टर्म का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, राइट? अगर कोई वर्ड मैलिशियसली यूज कर रहा है तो उसका भी मतलब है, डिसऑनेस्टली यूज कर रहा है तो उसका भी एक स्पेसिफिक मतलब है। बीच में बिफोर द फाइनल ड्राफ्ट कुड बी ब्रॉट इन, ये कौन इंट्रोड्यूस करके आए थे? हुएवर करप्टली। अब भाई करप्शन इटसेल्फ is not defined. Prevention of Corruption Act itself defines illegal gratification or criminal misconduct. But corruption has not been defined. Who says corruptly? What do you mean by corruptly? This is, we are talking of criminal law where a provision can be declared to be void for vagueness. Say for instance, Shreya Singhal versus Union of India जो था, उसमें सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का इसीलिए चैलेंज हुआ था बिकॉज उसे whoever causes annoyance, अब कोर्ट ने कहा किसी को भी annoyance कॉज कर दोगे तो इसका मतलब आप जेल भेज दोगे उसको। And what is the definition of annoyance? There was nothing. One can get annoyed at anything. So it's when something is incapable of a definite meaning in criminal law. Imagine
बात उसको आपको ऐसे देखनी चाहिए कि इन द हैंड्स ऑफ लेट्स से एन आर्बिट्ररी पुलिस ऑफिसर, वो तो इस प्रोविजन में न जाने किसको बुक करता चला जाए. पर्सन डिपेंडेंट हो गया ना, प्रोसेस Absolutely. डिपेंडेंट नहीं रहा. Absolutely. तो अभी करप्शन डिफाइंड नहीं है हमारे यहाँ ना. नहीं, हमारे इलीगल फेसेट्स ऑफ करप्शन आर डिफाइंड, बट अगर कोई बोले whoever corruptly, so what do you mean by whoever corruptly? So corruptly as a word is Of course absolutely as vague as it comes, right? तो प्रॉब्लम तो हो रही है लोगों को, है ना. Absolutely. So but I think do we need more training on this? Well, this is my personal opinion that even if we now have the laws, people must be aware. कई बार आम आदमी को ही नहीं पता कि किस दिशा में चेंजेस हुए हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ है. और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मिडिल मैन का एक कार्डर खड़ा होता है, मैंने देखा है, जो उस ग्रे एरिया को, जो लूप होल्स वाले एरिया को एक्सप्लॉइट करता है ना, क्योंकि व्यक्ति को शायद उतनी नॉलेज नहीं है, वो ग्रे एरिया है तो उसे कुछ भी बता के. Absolutely. It happens. काफी बार unfortunately, but that's the trend. In fact, standing presumption है हमारे कानून में जो कहता है कि you are presumed to know the law. Ignorantia juris non excusat, as they call it in Latin, right? Ignorance of law is not an excuse. तो आप ये नहीं कह सकते अच्छा चाकू लगने से कोई मर जाए तो क्या मुझे फांसी हो जाएगी? Of course, it's as basic. लॉ है तो है, लगेगी, right? But अब जब आप इतने frequently laws को change कर रहे हैं in the name of simplification, in the name of decolonization, जबकि अगर कोई भी वो कानून पढ़े उसको समझते 5 मिनट नहीं लगेंगे कि पूरा का पूरा कानून वही है, यथावत वैसा ही मेंटेन्ड है. बट आपके जो इंक्लूजन्स हैं वो काफी दिक्कत वाले हैं जगह जगह, राइट? जैसे फॉर इंस्टेंस एक सेक्शन 377 हुआ करता था आईपीसी में, राइट, जो कहता था अननेचुरल ऑफेंसेस, राइट? उस पे आपका जजमेंट भी आया था नास फाउंडेशन, राइट? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि ये ऑफेंस अभी भी रहेगा for non-consensual sexual activities. So that comes under rape, rather. Right. Could be. But let's say if it's between two males, or if it's a case of bestiality, let's say a human and an animal, right? In those cases, this was the only provision you could have invoked. Now, under the new BNS, this provision is gone. Completely, it is effaced from the face of the statute. So today, if there is because see, rape defines who is a victim. It says a man can only commit rape on a woman. So the aggressor can only be a man and the victim can only be a woman. So there can't be a reversal of roles for a definition of rape. Absolutely. Now if you apply it to, because वो सारी category of cases जो rape में नहीं आते थे, वो at least unnatural offenses में आ जाते थे 377 में. अब ऐसी सिचुएशन है जहां आपने 377 ही आपने निकाल दिया है स्टैट्यूट बुक से, तो अब आप किस में बुक करोगे? और आर यू सेइंग दैट नाउ इट इज एक्सेप्टेबल? बिकॉज़ इफ यू आर नॉट क्रिमिनलाइज्ड इट मींस इट्स पार्ट ऑफ द नॉर्मल. तो किस में जाएंगे ये सारे केसेस? कुछ नहीं. यू हैव नो लॉ टुडे टू बुक देम. देयर इज नो 377. एंड द लिमिटेड challenge to 377 was that it takes away the freedom to love, which is why the Supreme Court said for everything which is consensual, 377 will not come in the way. But but you cannot presume the consent of an animal. Exactly. And the kind of environment we are living in, the kind of the kind of pornographic setup that is there, these laws, this kind of law is very essential. उसको digitally, let's say to combat digital pornography वगैरह, there are laws under the वो तो separate है, information technology. Book the person. For an actual act, that there's just a vacuum now. And you can't just put it under rape because the definition is very strict. It's very strict. Let's say if it's a man who has been sexually assaulted by another man, where does that man go? You are saying there's no law right absolutely now? It's a big thing. Now, which is why I'm coming back to the point
what were you thinking before you sat down to carry out the drafting exercise? Because this is grave. Absolutely. And now Acha, and so sorry, there was one more very important thing. You have defined certain offenses which were already defined under the special laws, special acts. like Say for instance, terrorist act was already defined under the Unlawful Activities Prevention Act. UPA, But the UAP, right? Now, but under the UAP Act, you have certain safeguards also. By including those definitions here, let's say proceeds of crime, right? Under Section 2U of the Money Laundering Act, proceeds of crime have been defined, right? Which essentially gives deputy director power to attach carry out a provisional attachment of the property. Provisional attachment, right? even the private property can be attached. And so on and so forth. अब आपने यही पावर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को डिफाइन कर दिया सेक्शन 107 ऑफ बीएनएसएस में. वहां पे पीएमएलए एक्ट में देयर वाज ओवरसाइट. Deputy director had to record reasons to believe. They had to be in writing. They had to be forwarded immediately to the adjudicating authority. Right? उसके बाद आप किसी की सर्च करोगे, उसके बाद आप कुछ सीज करोगे. इट्स नॉट कि आपने पहले सर्च सीज किया, उसके बाद घर जाके रीजंस टू बिलीव लिख के वापस आप ट्रांसमिट करें. पहले तो बिलीव करना पड़ेगा, तभी तो आप करोगे. एब्सोल्युटली. स्टेप है ये. वो सारी चीजें, दोस ऑल क्रिटिकल सेफगार्ड्स आर मिसिंग अंडर द बीएनएसएस. अब तो साहब मन किया, अच्छा नहीं लगा कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है. मैंने मान लिया कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है. जाइए, अब आप कोर्ट में लड़ते रहिए. It can be misused. Absolutely. It will be. So these sinister inclusions, when you tamper with the criminal laws of this country which have been in existence, and this is not a good enough argument to say, oh, वो 200 साल पुराना था, वो मकौले के टाइम का था, वो हमने चेंज कर दिया. किसी ने भी अगर मकौले के ऊपर किसी भी प्रकार की स्टडी की हो, वो ये जानेगा कि मकौले who came to India in 1833 worked and came out with the first draft only in 1860. By which time he had studied this country inside out and came out with a law. Sure, it was inadequate, but through subsequent amendments by the parliament, the law became as Indianized as it could. So that because you have been associated with a PIL related to the Delhi gang rape case, and you have also represented into various women harassment related cases. But in recent years, we are seeing there is a rising trend of male harassment also. So recently there was the suicides which were happening, Atul Subhas case. There is a rampant misuse also of 498A Dowry Act, Domestic Violence Act. I know a lot of people, मैं ऐसे बहुत लड़कों को जानती हूँ जिन्हें बहुत प्रताड़ना भी मिली है because of these laws. जैसे many of the officers, उनको इस तरीके से हैरेस कर दिया गया कि शादी के नाम से भी डर लगे ना, ऐसे कि जहाँ पे the girls are misusing it. And on the other hand, these laws are necessary, absolute necessity, because we know कि कुछ male harassers होंगे, but majority are still the women who are being harassed and who are facing a lot of trouble. बहुत दिक्कत है. तो क्या solution है इसका? देखिए तनु, मेरे हिसाब से तो यह है कि there has to be a perfect balance which has to be struck between the victim's right as well as in ensuring, as you said, that the laws are not misused or that they are not weaponized at the hands of, let's say, a few unscrupulous people. और मैं unscrupulous दोनों तरफ use करूँगा, right? So that I'm not bashed by either side, because that's the the whataboutery in this country is very prevalent. जैसे ही आप किसी एक केस का रेफरेंस दोगे, वैसे ही दूसरे बोले what about this case, what about that case, right? So I will keep it very notional, right? पहली चीज, किसी अक्यूज के लिए या जिसको भी आप अक्यूज बना रहे हो किसी भी केस में, उसके लिए क्या दो चीजें हैं जो उससे वो डरता है.
पहली चीज प्री ट्रायल की स्टेज पे वो अरेस्ट से डरता है, हाँ, मुझे अरेस्ट नहीं होना साहब। एंड सेकंड चीज जो वो चीज से डरता है वो है कि भाई कन्विक्ट ना हो जाए, बिकॉज कन्विक्शन के बाद भी अरेस्ट ही है एसेंशियली, राइट। सो प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल ये दो चीजें हैं जिससे कोई भी इंसान डरता है कि अरेस्ट ना हो जाए, right? अब सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार में 2012 में अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियल नोटिस लिया है इस बात का कि काफी सारे केसेस हैं जो लॉज हो रहे हैं पर उनमें कन्विक्शन बहुत कम है, ओके, राइट। स्पेसिफिकली केसेस ऑफ 498A, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मैटर्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करके दे हैव टू बी टेकन टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन, बट इन सो डूइंग ये ऐसी स्थिति ना उत्पन्न कर दें कि पीपल हु लेट्स से आर नॉट इवन लिविंग इन द सेम हाउस होल्ड, सिस्टर इन लॉज एंड मदर इन लॉज हु आर लिविंग इन डिफरेंट सिटीज आर रोप्ड इन, ऊपर से लेके नीचे तक, राइट। ये हैरेसमेंट ना हो, इसीलिए हम सबसे पहले पुलिस की पावर टू कॉज इंडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट को ही हम उस पे एक फिल्टर लगाते हैं। अब ये आपके माध्यम से बताना बहुत जरूरी है बिकॉज काफी मैं देख रहा था ऐसी सो कॉल्ड लीगल इंफॉर्मेशन जिसमें डराया ज्यादा जा रहा है कि कुछ भी सबको आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, ये करिए, आदमी क्या करे, ये क्या करे, वो क्या करे। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। तो मतलब एकदम सिंपल से हम लोग अपने मतलब जो लोग भी अभी देख रहे हैं हम उनके लिए एक जैसे कहते हैं ना एक लीगल सलाह के तौर पे, नहीं मैं लीगल एडवाइस तो नहीं दे रहा बट आई एम जस्ट लीगल एडवाइस, लीगल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस। ऐसे जो लड़के और लड़कों की फैमिलियां हैं जिनके खिलाफ ऐसे केसेस हुए हैं या जो डरते हैं कि ऐसे केसेस कभी हो ना जाएं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या रेमेडी है उनके पास? सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार में यही पावर टू अरेस्ट के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर लगाया। उन्होंने ये कहा कि देखिए पुलिस ऑफिसर बिफोर मेकिंग एन अरेस्ट को 41A का नोटिस सर्व करना पड़ेगा। 41A का नोटिस ये एसेंशियली कहता है कि देखिए आप वैसी कोऑपरेट करिए, आपको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, आप जाके पुलिस ऑफिसर्स को जो भी मटेरियल है आपके पोजेशन में जो आपको लगता है आपकी, अगर आपको लगता है कि सामने ने झूठा केस बनाया है तो नेचुरली आपके पास एविडेंस टू रिफ्यूट दैट होगा, वो आप प्रोड्यूस कर दीजिए हमारे सामने। अरेस्ट 498A के केसेस में ऑटोमेटिकली नहीं की जाएगी। ये है लॉ, ये लॉ है 2012 से। इनफैक्ट ना सिर्फ 498A केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी क्रिमिनल प्रोविजन में या किसी भी प्रोविजन में जिसमें सजा 7 साल से कम की है उन सारे केसेस में अरेस्ट शैल नॉट बी रिजॉर्टेड टू ऑटोमेटिकली। ओके, तो आपकी दिक्कत सबसे पहली जो आपको अरेस्ट का भय था वो तो वहीं खत्म हो गई। फिर ये क्यों डराया जा रहा है? हाँ, मतलब मैंने कुछ लोगों को जो सुनते हैं और जो आसपास के समाज के अंदर कुछ केसेस जो सुनते हैं उसमें यही आता है कि उसको भी बुक कर दिया, बूढ़ी दादी थी जो बेड पे थी जो 10 साल से उठी नहीं थी उनको भी बुक कर दिया, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, सबको बुक कर दिया। मैं दोनों साइड अपीयर हुआ हूँ ऐसे मैटर्स के। देखिए बड़ा सिंपल सा एक और जजमेंट है 2022 का सुप्रीम कोर्ट का, कहकशान कौसर, वो भी यही कहता है कि रिलेटिव्स जो अलग अलग शहरों में रह रहे हो, अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हो, अगर आपने उनको इंडिस्क्रिमिनेटली बुक करने की कोशिश की है तो दैट्स एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस और हाई कोर्ट्स के पास पावर है कि ऐसी एफआईआर्स को क्वॉश कर दिया जाए। ओके, राइट, तो ये सारे प्रोटेक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं कि अनप्रोटेक्टेड है मेल, राइट, एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल ही मिस इन्फॉर्मेशन है। ये नेचुरली हाइप क्रिएट करने की कोशिश, हाइप क्रिएट, और काफी, और उसमें मैं मानता हूँ कि काफी वकीलों की गलती है दोनों साइड से। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मेल्स के लॉयर्स ही बुरे हैं या फीमेल्स के लॉयर अच्छे हैं, राइट। हाँ, इट्स अ प्रॉब्लम। बात यह है कि कहकशान कौसर में कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ्स लॉयर्स के लिए डेडिकेटेड थे। इसमें यह कहता कि बार मस्ट अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब केस एक मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड का है तो कॉल इट व्हाट इट इज, उसे क्रिमिनल केस उसको क्रिमिनल फ्लेवर क्यों दिया जा रहा है? यही तो प्रॉब्लम है। Why will you give it to the ingenuity of lawyers? In fact, मैंने काफी जगह देखा है, काफी केसेस में ऐसा देखा है, and I've had clients
who were PhDs in whatever they were doing, right? And they have come to me and said कि अरे वो हमारे वकील ने कहा था कि जब तक आप ससुर के ऊपर ये वाला या वो वाला एलिगेशन नहीं लगाओगे तब तक बात नहीं बनेगी. The wrong advice. Of course. And the problem with, let's say, an FIR is that you can't change it. You can't call it back. It you can't. can only either result in quashing or it will result into a charge sheet or a closure or whatever it is. Right? तो वो जो स्टिग्मा अटैच हो गया है, कल को आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो. lot of stigma people have to go through. और उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे गर्ल्स के साथ ये हैरेसमेंट हुई है या हो रही है, वो भी स्केप्टिसिज्म की नजर में आ जाता है. एब्सोल्युटली, सब कुछ ऐसा लगता है कि अरे यार ये 4 झूठे केस देखे थे, उसकी बहू ने उसकी बेटी ने ऐसे किया था तो सारे ही होंगे, तो ये भी हो सकता है झूठा ही हो. Absolutely. In fact, I have this very interesting matter, which, of course, shorn of all necessary details. एक मेरा ये मानना है, of course, that कुछ भी होता है किसी के बेडरूम में, वो या तो हस्बैंड जानता है या वाइफ जानता है. Everybody else is just a hearsay, witness to the said things that go on. हाँ, of course. Those cases जहां let's say आपकी प्रताड़ना पब्लिकली दिख रही है, या लेट्स से आपने इतनी बुरी तरह मारा है कि एमएलसी पूरी दिखा रही है कि इतनी बोन्स फ्रैक्चर हो गई हैं या इतनी जगह पे एविडेंस है प्रॉपर है. उन सारे केसेस को अगर आप हटा दिया जाए, मेरा ये मानना है दैट इंडिया मस्ट आल्सो रीथिंक इट्स डिवोर्स लॉस. ओके, आपने एक हिंदू मैरिज, एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हिंदू मैरिज because Muslim marriage is a contract. A contract can be terminated, right? Hindu marriage is a divine sacrament. हिंदू मैरिज में अगर कोई आपको डिवोर्स लेना है तो आप सिर्फ वो 9 से 10 ग्राउंड्स में ही ले सकते हैं. अच्छा, 9 से 10 ग्राउंड्स हैं और या फिर म्यूचुअल कंसेंट. अगर पार्टी म्यूचुअल कंसेंट के लिए नहीं अग्री करती है, देन यू हैव टू एस्टैब्लिश फॉल्ट ऑन द अदर पार्टी बिहाफ. या तो एडल्ट्री होगी या मेंटल क्रूएल्टी होगी, फिजिकल क्रूएल्टी होगी, वेनेरियल डिसीज होगी, या वो कोई किसी प्रकार की डिजर्शन होगा, या उसने धर्म ही चेंज कर लिया अपना, सीज टू बी अ हिंदू, ऑल दोस कैटेगरी ऑफ केसेस जहां पे किसी ना कोई एलिमेंट फॉल्ट का है. और मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसे वाले केसेस हैं, लेकिन अब बहुत सारे नए इश्यूज भी आ गए हैं जिनके बेसिस पे लोगों का डिसएग्रीमेंट होता है. एब्सोल्युटली. कई बार जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में कहा है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज. लोग के मिजाज ही नहीं मिलते हैं, नॉन कंपैटिबिलिटी. एब्सोल्युटली. तो आप दैट कुड बी अ ग्राउंड. तो मेरा ये मानना है कि इन ऑल सच केसेस parties must resolve to end it through a mutual consent process. But sometimes people are not that reasonable. Absolutely. वो देख, मेरा ये मानना है कि it's an emotional decision ultimately, and then उसका खामियाजा कई बार मतलब ऐसा है क्योंकि हमारे पास वो जो ग्राउंड्स हैं जिसपे डाइवोर्स लिया जा सकता है नॉन म्यूचुअली, राइट, वो इतने लिमिटेड हैं कि कई बार सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि जहां आपको दिखाना पड़ता है कि आप चाहे ना चाहे आपको वो झूठा ही सही, लेकिन वो फॉल्ट दिखाना पड़ता है अगर आपको डाइवोर्स चाहिए. एब्सोल्युटली. तो प्रॉब्लम है, लॉ की प्रॉब्लम है ना. वी नीड मोर ग्राउंड्स और वी नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, व्हिच इज व्हाई आई सेड दैट यू हैव टू रीथिंक योर मैरिटल लॉस. And second, which I also honestly believe that one must look at, is the other laws of perjury. अगर आप झूठी कंप्लेंट कर रहे हैं तो आपके पास क्या रिकोर्स है? आप या तो रॉन्गफुल इनिशिएशन और प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं 211 में, या आप ये कह सकते हैं आपने भाई फॉल्स एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया था 340 की एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं. यूजुअली ये सारी एप्लीकेशंस ट्रायल के अंत में डिसाइड होती हैं, तब तक तो उससे पहले नहीं डिसाइड होती हैं, राइट. उसके बावजूद, और उसमें क्या है, जजेस को ये लगता है कि अगर कुछ आपने झूठ बोला है, then you are not offending the other party, you have you are offender in the eyes of the court because you have filed a false affidavit. अच्छा, so now the court becomes the complainant. अब आप मुझे बताइए, with such staggering number of
pendency. 4.5 crores. Which court is going to sit and undertake this exercise? So मतलब therefore झूठ बोलने की सजा तो होनी चाहिए. है, प्रावधान भी है, but आपने the process has been made so cumbersome that the judge says अरे छोड़ो यार. अब उसने बोल दिया, झूठी कंप्लेन कर दी तो Because इस पे now क्या that दिमाग चलाएं, उस of किसी course और नया केस लेते हैं. absolutely. Because अब कोर्ट को वरना क्या करना पड़ेगा, अपना सारा काम छोड़ के now the court becomes, that particular judge becomes the complainant. वो फॉरवर्ड करेगा कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को, अब वो नया मैजिस्ट्रेट उस पे कॉग्निजेंस लेगा, कौन करेगा और किस पे समय है ये करने कितना का. टाइम करने का. हाँ, पर होना चाहिए, मतलब देयर हैज टू बी सर्टेन मैकेनिज्म. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. क्योंकि बड़ा मुश्किल है, वरना झूठी कंप्लेंट्स के कारण असली कंप्लेंट्स That's को right. तवज्जो नहीं मिल रही है. एब्सोल्युटली. और जो ओवरऑल मुझे लगता है जो फैब्रिक ऑफ मैरिज है वो एक इसके कारण डिस्ट्रॉय हो रहा है. है ना. मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो डरने लग गए हैं शादी के नाम से, है ना. वो दे डोंट वांट टू गेट मैरिड. राइट. 1 or 2 cases in the family and the people say कि यार शादी तो it's like a difficult job. है ना. अच्छी हो गई तो ठीक है, खराब हो गई तो और बेकार. जीवन बर्बाद. I know. It's an unfortunate reality, but our country is headed that way. Unless and until we rethink seriously to the kind of laws we want to have and be governed by. There needs to be a rethink. So today, because law is such a big thing, we will continue Right. with a lot of interesting topics. And I have so many things in my mind. The use of AI, the current proceedings of Supreme Court, how we are going to, in which direction we are headed for the young lawyers, the professional integrity and how to maintain it. So, and a lot of controversial, how to deal with the controversial cases that you get. So, we will see all this. Let's have another session for that. Absolutely. Thank you so much. It's my pleasure. Always wonderful to sit and have an interaction with you. So, I think हमने ये मतलब जो हमारी conversation है, it is more about the awareness of a common man for law. Absolutely. जैसे आज शायद बहुत सारे लोगों को ये पता चला होगा कि अगर उनके खिलाफ कुछ कंप्लेन हो जाए तो they also have a recourse. Absolutely. Thank you so much, Nirmal. My pleasure. Thank you. Thank you.